बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के आपको मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एमसीक्यूज़ जो हैं वो प्रोवाइड करूँगी कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको 4 आंसर्स गिवन हैं और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हैं तो आप इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ स्टूडेंट आपको कहा जा रहा है कि सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। आपको 4 आंसर्स गिवन होते हैं, आपने उनमें से जो करेक्ट आंसर होता है वो सिलेक्ट करना होता है। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू एंड सिग्मा आपको गिवन है, हाउ मच एरिया विल यू फाइंड अंडर द कर्व टू द राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ 55। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल्स टू 1 होता है। राइट साइड भी 0.5 होता है ये एरिया और ये भी 0.5 होता है। अगर वो राइट साइड पूछ रहे हैं, आपको म्यू भी दिया सिग्मा, तो वो हमारे पास क्या होगा 0.5 होगा। देन वो कह रहे हैं कि सपोज यू आर यूजिंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू अप्रॉक्सीमेट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू एंड सिग्मा आपको गिवन है एंड विश टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7 सक्सेसेस फ्रॉम द टेबल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व यू वुड डिटरमाइन द जी इज़ ग्रेटर देन। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, वो कहते हैं कि 7 सक्सेसेस आपको गिवन है तो ये आपने सॉल्व करना होगा। ये प्रीवियस मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व भी करवाई है इसी से प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ पे आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेशन मैंने आपको करवाई है। तो आपने उस लेक्चर्स को देखने, उसको फॉलो करने, उसमें आपने क्या करना है कि आपने 7 सक्सेसेस भी आपको गिवन है, आपने इसको पुट करके एरिया फाइंड करना है। जिस तरह जी हमारे पास होते हैं ना, एक्स माइनस म्यू एंड सिग्मा, आपको म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है, आपको 7 सक्सेसेस गिवन है, मोर 7 सक्सेसेस। आपने एक्स की जगह 7 पुट करके मोर के लिए लेना है कि हमारे पास क्या आएगा, आपने उसके में 0.5 जो है वो ऐड करना होगा टेबल वैल्यू में, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आपके पास आएगा जब आप सॉल्व करोगे तो 0.75। वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल कर्व लुक्स लाइक्स द कर्व म्यू इज इक्वल्स टू 10 एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 5। तो नॉर्मल कर्व जो है वो हमारे पास कब नज़र आएगा, जब हमारे पास सिग्मा सेम रहेगा। सिग्मा आपके पास जो 2 पैरामीटर्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जो सेंट्रल वैल्यू को डिस्क्राइब करते हैं वो आपका म्यू होता है। जो म्यू होता है वो सेंट्रल वैल्यू को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन जो सिग्मा है वो लेंथ ऑफ या शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस को कर रहा होता है। तो आपके पास अगर नॉर्मल कर्व लुक्स लाइक हमने देखना है तो आपके पास जो सिग्मा है वो सेम होना चाहिए। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको 2 पैरामीटर्स गिवन है, तो म्यू 4 जो है, या आपको प्रॉपर्टीज़ में मैंने पढ़ाया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की कि हमारे पास म्यू 4 जो है, 4 मूवमेंट जो है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है। जो सेकेंड मूवमेंट होता है उसका भी मैंने आपको बताया था, और जो ऑड मूवमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने मीन डेविएशन भी प्रॉपर्टी में डिस्कस किया कि उसकी वैल्यू इसकी इक्वल होती है, ये भी आपको पता है। अब यहाँ हमने लिमिट्स, ये भी नॉर्मल, ये सारे अब आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में से। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से आती है ना स्टूडेंट, आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो वो आपको कह रहे हैं कि म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा किसके, ये एरिया भी हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि हमारे पास इक्वल होता है 95.45। तमाम चीज़ें जितना भी हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज़ में, ये ऑलरेडी हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तभी हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। अगर आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट, तो आपको एमसीक्यूज़ में कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स क्लियर हैं और उन्हीं में से ही एमसीक्यूज़ बने हुए हैं। अब वो कहते हैं इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 इज इक्वल्स टू, Q1 जो है वो हमारे पास लोअर क्वार्टाइल होता है, और जो हमारे पास Q3 होते हैं वो अपर क्वार्टाइल होते हैं, तो वो पॉजिटिव साइड पे होगा, और Q2 जो होते हैं वो मीडियन के इक्वल होते हैं। तो हमारे पास 2 क्वार्टाइल्स होते हैं Q1 एंड Q3। देन हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूशन का बता रहे हैं कि 2 एरियाज इज इक्वल्स टू, ये 95% एरिया जब आप टेबल वैल्यू लेते हो तो आपके पास प्लस माइनस 1.96 आ जाता है टेबल वैल्यू से, तो 95% एरिया पे आता है। अब ये वाला एरिया जो है ये भी आपको याद होना चाहिए, 99 पे आता है टेबल वैल्यू जब आप सर्च करते हो। ये भी आपको टेबल वैल्यू की मैंने ये 98 पे आता है। अब यहाँ में क्या कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 1। हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या होता है 1 होता है। हम जिस तरह कह रहे थे एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाते हैं 13 में कि ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब 0 और 1 दिया गया है तो म्यू 4 इक्वल होता है 3 पे। म्यू 4 आपको बेसिकली बताता क्या है
स्टूडेंट ये आपको डिस्क्राइब कर रहा होता है कर्टोसिस के बारे में, ठीक है, और जो सॉरी ये फोर्थ मूवमेंट के बारे में, और म्यू 4 जो है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो हमारे पास बेसिकली 3 होती है। अब देन हम बीटा 2 बता रहे हैं, तो बीटा 2 जो है वो आपको कर्टोसिस के बारे में बता रहा होता है, या आपको बता रहा होता है कर्टोसिस के बारे में, जो आपकी वैल्यू जो है पिगनेस को चेक कर रहा होता है, तो ये हमें कर्टोसिस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। फिर इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 95% एरिया जो है वो लाई करता है इन विच साइड, आपको पता है कि 95 में 1.9 आता है, इसी तरह 99 में अभी आप पढ़ के आए हो टेबल वैल्यू, MCQs में भी पढ़ा है कि 2.58 आ रहा होता है। -2 and 2 इक्वल होता है इसके इक्वल, ये हमने टेबल वैल्यू सर्च करनी। ये आपको एरियाज जो दिए गए हैं, आपको वैसे भी जब पेपर दिया जाता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो एग्जामिनर्स आपको खुद टेबल प्रोवाइड करते हैं जिनमें ये तमाम वैल्यूज़ आपको दी होती हैं। और जी टेबल्स देखने की जो वैल्यूज़ हैं ऑलरेडी मैं आपको मेथड बता भी चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं ताकि आपको पता उन्हें जी टेबल्स जो है वो कैसे फाइंड करना है, उसमें से वैल्यू कैसे निकालनी है। देन इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन इज़ दिस वन, ये क्वार्टाइल डेविएशंस की इक्वल, जिन्हें हमने मीन डेविएशन पढ़ा, क्वार्टाइल डेविएशन। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये भी आपके पास प्रॉपर्टी है जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि आपके पास पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ये होते हैं। देन द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन नॉर्मल कर्व विद मीन 0 एंड द वेरिएंस 1 जो है वो लाई करेंगे -1 and 1 के दरमियान। एंड विच इज़ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द नॉर्मल कर्व, बेल शेप भी होता है, यूनि मॉडल भी होता है, सिमेट्रिकल, मतलब ये ऑल इंक्लूडेड होते हैं। अब बेल शेप कैसे होती है स्टूडेंट, मैंने आपको प्रॉपर्टी में भी पढ़ाया अभी तक, ये बेल की शेप दे रही होती है। सिमेट्रिकल क्यों होती है कि ये जो सेंट्रल से इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल होता है। और हमारे पास यूनि मॉडल होता है कि जो इसकी हाईएस्ट वैल्यूज़ होती है ना मॉड की, वो ओनली 1 आपको गिवन होती है। इस तरह विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, नॉर्मल कर्व वो भी आपके पास सारी की सारी ट्रू है हमारे पास, बट बी नॉट है, या आपने स्टेटमेंट पढ़नी है क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ चुके हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस कर चुके हो, तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगी। अब कहते हैं द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बी यूज टू अप्रॉक्सीमेट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कब यूज़ हो रहा होता है, आप कहते हो बोथ ए एंड बी बट नॉट सी। अब ए क्या है, द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ वेरी लार्ज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ क्लोज टू 1/2। ये आपने पढ़ा था अभी नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, इन लेक्चर से पहले हमने 1-2 लेक्चर्स पढ़े हैं जो कि नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन के पढ़े हैं। उसमें हमारे पास यही था कि नॉर्मल जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो वेरी क्लोज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कि जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा लार्ज आ जाते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो पी होती है वो नियरेस्ट होती है 1/2 के, तो वहाँ आप लगाते हो अप्रॉक्सीमेशन। और अप्रॉक्सीमेशन क्या होती है, हमने प्लस माइनस करना होता है 1/2x की वैल्यूज़ में। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास यही इक्वल आ जाता है जो आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा भी है। देन इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q3 जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास ये है, ये लोअर क्वार्टाइल को बता रही है, अपर क्वार्टाइल को बता रहे हो, ये प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ। देन हमारे पास क्या आ जाते हैं 26 MCQs जो हैं स्टूडेंट आपके पास, कि ना नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको ये गिवन है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है ये। अच्छा, अगर ये -1 है या 1 है, क्योंकि बोथ साइड आर इक्वल होती हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें दोनों साइड जो हैं वो आपके पास इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू होती हैं, ये भी 0.5 की इक्वल होती है, ये 0.5 की इक्वल होती है। और आपको नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो टेबल में मेजॉरिटी नहीं गिवन होती हैं, आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ ही गिवन होती हैं, इस वजह से आपके पास वही सेम वैल्यूज़ आएगी बेशक -1 हो या +1। मीन एंड वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट आर 0 and 1। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने वैसे भी पढ़ा है कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वैसे म्यू एंड सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीएशन होता है, लेकिन अगर हम बेसिकली लिख रहे होते हैं तो फिर हम यूँ लिख रहे होते हैं कि 0 मीन एंड 1 जो है वो सिग्मा, ये नॉर्मल शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाती है। एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व हमारे पास क्या होता है इज़ टू 1, या आपको अभी मैंने बताया कि ये 0.5 और 0.5 बनता है 1, तो हमारे पास जो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व है वो आपके पास आ जाता है 1। रेंज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो -∞ टू इन्फिनिटी है। कैसे -∞ टू +∞ होती है आपके पास नॉर्मल कर्व की। और इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन μ3 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0। μ3 हमारे पास जो है क्योंकि ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स से आपने पढ़ा था कि μ1 हो गया
μ3 हो गया, μ5 हो गया, इसी तरह जितने भी ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स हैं वो इज इक्वल्स टू होते हैं 0 के। तो μ3 जो है वो मूवमेंट्स ऑफ ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स है, तो ये 0 के इक्वल होगा। मैक्सिमम ऑर्डिनेट आपको गिवन है, ये आपने पढ़ा है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट इसके इक्वल होता है। शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो मेसोकॉर्टिक होती है। अच्छा, मेसोकॉर्टिक ही होती है, यहाँ हमारे पास होती है लेप्टोकॉर्टिक। लेप्टोकॉर्टिक होती है बहुत ज़्यादा ऊंची। मेसोकॉर्टिक क्या होती है, ज़रा नॉर्मेलिटी पे होती है। और जो फ्लैटिकॉर्टिक क्या होती है, प्लेटिकॉर्टिक जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा झुकी होती है। तो जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह हम बीटा 2 कह रहे होते हैं इज इक्वल्स टू 3, तो ये हमारे पास अगर बीटा 3 है तो ये हमारे पास मेसोकॉर्टिक होती है, जो कि नॉर्मेलिटी को शो कर रही होती है। तो यहाँ आपका जो आंसर आ जाएगा वो मेसोकॉर्टिक होगा, शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आपके पास MCQ सॉल्व हो जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर्स की समझ आई होगी। MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन MCQs आपके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होते अगर आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं आपको हमेशा ये कहूँगी कि जब भी आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ने हैं या MCQs पढ़ने हैं, आपने सबसे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं। अगर आपका प्रीवियस लेक्चर अच्छी तरह से क्लियर है तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।